नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आइडियल स्टोरी। आइडियल स्टोरी के आज के हमारे मेहमान हैं सम्मानीय श्री रमेश जी पाटिल। रमेश जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आइडियल स्टोरी के भीतर। आपका जीवन जो है एक आदर्श जीवन कहा जा सकता है। जिस तरह से आपने मेहनत की है, बाल्यकाल से आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, अहमदनगर ज़िले के ग्राम में। वहाँ पर आपने प्राथमिक एजुकेशन किया, उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई की और कहीं ना कहीं अपने आप को एक छोटे से काम से इतना आगे बढ़ाया, इंदौर शहर आए और यहाँ एक बिजनेस टाइकून के रूप में भी स्थापित हो गए। कैसा लगता है, पहली प्रतिक्रिया के रूप में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व देखकर ऐसा लगता है कि हम इंदौरी नितिन गडकरी से बात कर रहे हैं। एक जीरो से जो स्ट्रगल करता है ना सर जी, तो उसका एक आनंद अलग होता है। बिल्कुल सही कहा, बिना सपोर्ट। बिल्कुल फाइनेंशियल साउंड आदमी तो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन विदाउट फाइनेंस का आज मैं इस सीढ़ी पे पहुंचा हूँ जी। जिस तरह शुरुआत की बात करना चाहेंगे, आपके बचपन की बात करना चाहेंगे, कौन से गांव में आपका जन्म हुआ है, माता पिता क्या क्या करते थे, क्या वो सीख, क्या वो संस्कार, क्या दिशा आपको, क्या वो मार्ग मिले जिसके चलते आज आप केवल 2 दशक की आपकी लाइफ के भीतर ही वो सब सारे मुकाम आप हासिल कर चुके, एक शहर में आपकी एक अमिट पहचान सी बन गई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चिचौंडी पाटिल ग्राम का मतलब मैं निवासी हूँ। जन्म हुआ आपका वहाँ मेरा जन्म हुआ है। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद मेरे माता पिता गांव से अहमदनगर शिफ्ट हुए जी अहमदनगर में पिताजी का चाय का ठेला चलाया जी। माताजी मेरी गृहिणी है जी, और बहुत मेहनती है। बहुत बढ़िया। एक मजदूर परिवार से समझ सकते हो आप जी कि मैं गरीब घर का बेटा हूँ, जी, आर्थिक दृष्टया दुर्लभ रहा हूँ। बिल्कुल। प्रारंभिक काल की बात की जाए तो कॉलेज में शिक्षा किस क्षेत्र में ली आपने, किस तरह के डिप्लोमेस किए? अहमदनगर के न्यू इंग्लिश स्कूल में मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई, 10वीं तक की पढ़ाई वहाँ पर हुई जी। उसके बाद विठ्ठलराव बाला साहेब विखे पाटिल कॉलेज में मैंने डिप्लोमा में प्रोडक्शन डिप्लोमा किया। जी, ये मेरा एजुकेशन का ये रहा। किस तरह के अनुभव रहे टीचर्स की यदि बात की जाए, गुरुजनों की बात की जाए? यूँ भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम और महाराष्ट्र के एजुकेशन के सिस्टम में काफ़ी अंतर है। वहाँ की पढ़ाई कहीं ना कहीं गुणवत्ता वाली पढ़ाई कहलाते हैं। वो कहीं ना कहीं मनुष्य को स्कूली शिक्षा के साथ साथ कॉलेज की शिक्षा, कॉलेज के पाठ्यक्रम के तहत ही मनुष्य को गढ़ने का काम शुरू कर देते हैं। स्कूली शिक्षा में 5वीं से लेकर 8वीं तक मैं एक मतलब चुटपुला बालक था। चुलबुला बालक जी जी। हमारे यहाँ प्रमिला तिवारी करके एक मैडम थी, इंग्लिश की टीचर थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी जी। प्राध्यापक मधु दंडवते की सिस्टर जी, जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर पुराने, उनकी सिस्टर जो रेवाते कुलकर्णी है जी, वो हमें हिस्ट्री सिखाती थी जी। जेडी कुलकर्णी करके मेरे मैथमेटिक्स के सर थे जी। मैं गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन ट्यूशन फी ये लोग मुझसे कोई भी नहीं लेता था। गुड, कि एक गरीब घर का लड़का है और इसको पढ़ाई के लिए कुछ सपोर्ट करना है जी। तो वो लोग मेरे से, इन लोगों की ट्यूशन में पढ़ने जाता था जी। लेकिन इन में से एक ही टीचर ने मुझसे कभी भी फीस नहीं ली। उस टाइम फीस मात्र 10 या 15 रुपये होती थी जी। लेकिन वो भी वो लोग मुझसे नहीं लेते थे। किस तरह के बच्चे थे आप? चुलबुले तक बता ही चुके अपने आप को, शरारती थे। चुलबुले का अर्थ हिंदी में कहा जाए तो शरारती बच्चा होता है। वाकई आपकी पढ़ाई टेंटेटिव हुआ करती थी कि काफ़ी अच्छे पढ़ाकू टाइप के व्यक्ति थे? मतलब पढ़ाई में मैं मतलब ज़्यादा तेज तो नहीं था जी, मीडियम पढ़ाई करता था मैं जी। लेकिन हमारे ग्रुप में जैसे कुछ भी होता था तो अग्रेसर में रहता था, सबसे आगे बच्चों में होंगे हिंदुस्तानी। हाँ, उसी मतलब 5वीं से लेकर 10वीं तक मैं मेरे क्लास का मॉनिटर रह चुका हूँ उस टाइम। 10वीं में हमारे कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी के जो चुनाव होते हैं तो उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी भी 10वीं क्लास में बना था 1984 में। जिस तरह से आपके भीतर लीडरशिप के गुण थे वो जो बाल्यकाल से ही देखे जा रहे थे, लेकिन एक खास बात और यहाँ कहने में आती है कि जिस तरह से आप शुरुआती दिनों में आपने पढ़ाई पूरी की और उसके बाद किस तरह का कामकाज करना स्टार्ट किया था? घर की परिस्थिति नाजुक थी जी। शुरुआत में मैंने दूध की थैली जो आती है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र शासन का सांची दूध आता है जी। अपने यहाँ सांची आता है, महाराष्ट्र में आरे करके दूध की थैली निकलती है। तो वो दूध की थैली में साइकिल से होम डिलीवरी देता था जी। फिर उसके बाद मुझे वहाँ की परमिशन मिली तो मैंने एक मेरा महाराष्ट्र में मार्केट यार्ड के पीछे दूध का सेंटर खोला जी। और उस सेंटर पे मैं बेकरी आइटम और दूध जी इन सब चीज़ों को करते रहा।
बिल्कुल सही कहा आपने। आपके जीवन में हमने जिस तरह से देखा कि इंटरव्यू से पहले भी जो ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा हुई है, हर कार्य को आपने छोटे स्तर पर स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं आज तो एक बड़ा नाम आपने कर लिया है अपना। कहीं ना कहीं आपके अंडर में भी इतने लोग काम करते हैं कि एक समय था जब आप खुद जॉब तलाशा करते थे, आपको जॉब मिला भी करते थे, लेकिन आपकी मेहनत और आपके कृतित्व का बल इतना था कि आज आप इस मुकाम को पा गए। किस तरह की कंपनी स्टार्ट की आपने, कितने वर्षों पहले की, इंदौर कब आना हुआ और कैसे आपकी सोच डेवलप हुई कि खुद का बिजनेस होना चाहिए? महाराष्ट्र से 2000 साल में मैं इंदौर पधारा जी। इंदौर आने के बाद रोजी रोटी का सामने सवाल था जी। तो मैंने एक संजय गुड़ावत ग्रुप की स्टार कंपनी है जी। उसमें गुटखा कंपनी में मैंने सेल्स मैनेजर का काम किया। जी। सेल्स मैनेजर का काम करते हुए कुछ चीज़ों का मुझे मतलब अनुभव रहा। जी। लेकिन उसी दरमियान पूरे हिंदुस्तान में जी। गुटखा कंपनियों पे बैन लगा। जी। और गुटखा कंपनियों में बैन लगने के बाद बेरोजगारी का सवाल मेरे सामने आया, फिर खड़ा हो गया। फिर खड़ा हुआ। बिल्कुल। तो उस समय मैं साइकिल पर अगरबत्ती, जोई अगरबत्ती करके एक नाम सुना होगा आपने। जी। जी। तो उस जोई अगरबत्ती का मैंने इंदौर शहर में डोर डोर जाके अगरबत्ती बेची है मैंने। जी। अगरबत्ती के साथ और क्या क्या आइटम? अगरबत्ती के साथ पेन, कंघा, इस टाइप का मैंने सेल्स का काम किया। बिल्कुल। पुराना मेरा अनुभव था ही, क्योंकि घर पे मेरे दूध का सेंटर था, बेकरी, दूध बेकरी आइटम, इन सब चीज़ों को मैं बेचता था, तो मुझे काउंटर सेल का बहुत बड़ा और अच्छा अनुभव था। उसके बावजूद मेरा जो मित्र परिवार है वो सब व्यापारी वर्ग से था, इसलिए मुझे व्यापार क्षेत्र की बहुत अच्छी पहचान थी। और इसी माध्यम से मैं मतलब गुटखा कंपनी बंद होने के बाद मैंने 3 महीने मेरा अगरबत्ती पेन चला के घर चलाया, डेली कमा के, मतलब एक जैसा रोजंदारी वाला काम था, रोज खाना रोज कमाना। बिल्कुल सही कहा। मतलब खुद की कंपनी शुरुआत का ये ख्याल कैसे आया, जैसे आपको लगा कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक छोटा सा कार्य हर दिन क्या करते थे और एकाएक आपने प्लान किया कि एक कंपनी खुद की बनाई जाए और इस तरह से काम किया जाए? सेल्स का काम करते हुए जी मुझे ऐसा मतलब मुझे क्या, नमक कंपनी में इंटरव्यू हुआ मेरा, और किसी एक नमक कंपनी में मैं सेल्स ऑफिसर के तौर पे ज्वाइनिंग हुई मेरी। जी। तो कंपनी ने मुझे एक टारगेट दिया था कि भाई आपका इतना एक टारगेट रहेगा, पर मंथ आपको इतना सेल करना है। बिल्कुल। तो कंपनी का वो टारगेट में पूरा करता गया। जी। लेकिन कंपनी का टारगेट पूरा करते हुए और जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनसे मैंने रिलेशन ऐसे रखे कि भविष्य में मुझे मेरा व्यापार करना है। बिल्कुल सही कहा। और उस सोच से मैं आगे बढ़ा हूँ। जी। उसी दरम्यान मतलब जो भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स है और कंपनी है, दोनों का नुकसान ना होते हुए जी उसमें मैं मेरे रिलेशन बनाते गया। जी। और मेरा उद्देश्य यही रहा कि भविष्य में मुझे नमक का बिजनेस करना है, मेरा अपना ब्रांड बनाना है। और उसी दिशा में मैंने मेरी फर्म खोली। जी। कुछ समय मैंने ट्रेडिंग करी जी। और उसके बाद मैंने मेरा खुद का ब्रांड टॉप 25 नाम से मेरा ब्रांड डेवलप किया। टॉप 20, आज लोग बोलते हैं टॉप 1, टॉप 25, टॉप 25 नाम रखने का भी मेरा एक अपना उद्देश्य है कि 25 किलो की बैग आती है। बिल्कुल। 50 किलो की पहले बैग आती थी, लेकिन लेबर वर्क उठाने करने के लिए, इसलिए 25 किलो की बैग होगी। अब 25 किलो से नीचे कोई बैग तो होगी नहीं जी भविष्य में भी। जी। इसलिए मैंने टॉप 25 मेरे ब्रांड का नाम रखा। देखा जाए तो आपका जो प्रोडक्शन है, आपकी जो कंपनी है, आज कितने वर्ष हो गए, इतने वर्षों में किस तरह की ग्रोथ बनी है उसकी, कितना अपने आप को संतुष्ट पाते हैं अपने बिजनेस से, अपने वर्क से, अपनी मेहनत से? जॉब करने वाला इंसान क्या कर सकता है, कितनी पूंजी उसके पास होगी। बिल्कुल। मेरे पास कुछ भी पूंजी नहीं थी जी। लेकिन कुछ ऐसे एक संयोग बने, कुछ व्यापारी वर्ग ने मुझे सपोर्ट किया। जी। और मतलब माल मुझे उधार मिलना चालू हुआ। मैंने भी मार्केट में माल दिया क्रेडिट पे। जी। मुझे सामने से क्रेडिट आई और उस धारा पे मैं आदित्य कैंप फूड नाम की मेरी अपनी फर्म बनाई। टॉप 25 करके मेरा ब्रांड मैंने बनाया। जी। और जो भी नमक इंडस्ट्री के व्यापारी हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, इन लोगों ने पूरा मुझे सपोर्ट किया। जी। और क्योंकि मैंने जिनके पास वर्क किया था, जॉब किया था, जॉब करते टाइम बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उन सबको, मेरी ईमानदारी को और मेरी मेहनत को देखते हुए उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और उसके आधार पे मैं आगे बढ़ा। बिल्कुल सही कहा। अगर कलेक्शन की बात की जाए तो कितना बड़ा बिजनेस है अब आपका, कितने लोग काम करते हैं? मेरे यहाँ
नमक कंपनी मतलब मेरा एक नमक का जो ऑफिस है आदित्य कैंपोर्ट, जी। इसमें 7 लोगों का स्टाफ है जी। 2 लड़के फील्ड में घूमते रहते हैं, 5 लड़कियां मेरे ऑफिस में वर्क करती हैं, जिनका अपना अपना काम बटा हुआ है। जी। एक कलेक्शन के लिए मतलब एक ऑर्डर के लिए है, एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, जी। एक अकाउंट के लिए है। ये सब मेरा वर्क रहता है और इस वर्क में मुझे मेरी पत्नी कल्पना पाटिल, इसका भी पूरा सहयोग मिलता है। चलिए, अर्धांगिनी का सहयोग मिलता है तो वो काम यशवान हो जाता है, पावन हो जाता है और उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफलता जरूर अर्जित होती है। आप एक बिरले शख्सियत के रूप में पहचाने जा सकते हैं। जिस तरह के हालात अब हमारे देश में बन रहे हैं, आप जैसे जो व्यक्ति है वो वाकई मार्ग दिखाने का भी काम कर सकते हैं। आपका जो इंटरव्यू जो भी लोग सुनेंगे वो सोच सकते हैं कि एक छोटे से ब्रांड को लेके भी व्यक्ति किस तरह से स्थापित हो सकता है। न केवल स्थापित हो सकता है बल्कि खुद तो पैसा अर्जित कर ही सकता है, अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर सकता है। सर, आपके राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी यूँ कहे कि ललक रहती है कि राजनीतिक विषयों को काफ़ी आप पकड़ते हैं। आप यूँ कहे कि 19 का तो इंदौर लोकसभा से चुनाव तक लड़ चुके हैं। ये आखिर राजनीति से इतना जुड़ाव, इतना लगाव, ये सब कुछ कितने बरस पहले आपके जहन में आया? किस तरह महाराष्ट्र में अपने आपको अपने राजनीति से जोड़ा? कैसे मौके आपको मिले? जिस तरह से आपने आपके एजुकेशन की बात करे थे, उसी समय मधु दंडवती जी और अन्य लोगों के नाम लिए, अपना कहीं की लगाव, अपना कहीं जुड़ाव आपने बताया। क्या वाकई शुरुआत से ही आपको ऐसा राजनीति के प्रति लगाव है? यहाँ इंदौर आने के बाद में अपनी एक पहचान स्थापित करने के लिए आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, निर्दलीय वो भी? स्कूल लाइफ से एक्टिविटीज़ मतलब सोशल एक्टिविटीज़ में तो स्कूल लाइफ से ही था। जी जी। स्कूल के बाद मतलब हमारे एरिया में जैसे गणेशोत्सव है, शिवाजी जयंती है जी, दही हंडी है, महाराष्ट्र में चलती है। उस जमाने में मतलब 90 के समय फ्लड लाइट टेनिस टूर्नामेंट, वो मैंने 90 में आनंद सोशल क्लब करके एक हमारा ग्रुप था, उस ग्रुप का मैं प्रेसिडेंट था और उसके माध्यम से हमने एक्टिविटीज़ करी थी। तो सोशल एक्टिविटीज़ का तो बचपन से शौक रहा। बिल्कुल। उसी दरम्यान मैंने पार्षद महाराष्ट्र में अहमदनगर से पार्षद का चुनाव भी लड़ने का प्रयास किया था, लेकिन किसी दबाव के कारण मैंने मेरा फॉर्म वापस ले लिया जी। और उसके बाद मैं अहमदनगर छोड़ के इंदौर शिफ्ट हुआ जी। शुरुआती दौर में इंदौर में मुझे खुद का परिवार चलाना है जी। तो उसके लिए मैं स्ट्रगल करता रहा और वो स्ट्रगल में मैंने मेरी जो सोशल एक्टिविटीज़ उससे मैं काफ़ी दूर हुआ जी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जब मैं सेटल थोड़ा सा हुआ 2 साल पहले, तो वापस कुछ सामाजिक कार्यों से जुड़ना चाहिए। राजनीति करना उद्देश्य नहीं है जी, समाज सेवा जी। मैंने 20 साल पहले मतलब समाज सेवा मतलब राजनीति वगैरह ऐसा एक छोड़ा होगा, लेकिन किसी की मदद करना, कोई नीडी को मतलब ये करना, किसी मतलब कहते हैं ना कि भूखे को खाना खिलाना, बिल्कुल। तो वो मैं हर क्षेत्र में फील्ड में घूमते हुए हर ज़रूरतमंद की मैंने मदद करी है। बिल्कुल। जो मुझे जहाँ जहाँ उचित लगा, मेरे आर्थिक परिस्थिति के अनुसार मैंने जितना मेरे से बना उस आधार पे मैंने मेरी मदद करी है। बिल्कुल। रमेश जी, आप काफ़ी संवेदनशील हृदय के धनी कहे जा सकते हैं। जिस तरह से अपनी बात बता रहे हैं, आपके जीवन की यात्रा को आप जिस तरह से सुना रहे हैं, एक आइडियल व्यक्तित्व के रूप में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह आपने 19 का चुनाव लड़ा, लोकसभा का, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ा, एक मराठी भाषी होने के नाते क्या सुमित्राताई महाजन को टिकट नहीं मिलने का आपको कहीं टीस थी मन में, जो आपने इस तरह से एक चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं अपने तय 4000 मत भी अर्जित किए? इंदौर शहर में मराठी भाषी के किसी भी प्रतिनिधि को जी विधायक का आज तक टिकट कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो जी, इन लोगों ने कभी दिया नहीं है जी। लोकसभा सांसद सुमित्राताई महाजन महाराष्ट्रीयन समाज से थी, अपने शहर की 9 बार की सांसद थी जी। उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया जी। और इस कारण मेरे माइंड में वो बात बैठी जी। और मैंने एक निर्दलीय के रूप में मेरा चुनाव लड़ने का प्रयास मतलब चुनाव लड़ा मैं जी। कि महाराष्ट्रीयन समाज की अपनी अपनी एक पहचान होना चाहिए, उसको महाराष्ट्रीयन समाज को जो दोनों पार्टियों ने ये करा था, इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ। क्या आगे भी इसी तरह चुनाव लड़ने का क्रम जारी रहेगा आपका? जहाँ तक मेरी अपनी सोच है जी,
सांसद का चुनाव जब भी आएगा या बड़े इसका होगा, निर्दलीय चुनाव में निर्दलीय लड़ूंगा, किसी भी पार्टी से नहीं लड़ूंगा। इसके पीछे लॉजिक क्या कहेंगे? इसके पीछे लॉजिक है सर, आज मुझे अगर इंदौर शहर की समस्या समझनी है जी, आज क्या होता है, आप किसी पार्टी का सांसद चुन के जाता है तो उसको कोई भी डिसीजन लेना है तो वो पार्टी के अनुसार लेगा, पार्टी प्रेसिडेंट लेगा, अनुशासन के भीतर कार्य करना होगा उसको। बिल्कुल सही। निर्दलीय को क्या है, किसी को पूछना नहीं है जी, मेरे पास आने वाला हर नागरिक मेरे पास डायरेक्ट आएगा, या मुझे कुछ भी डिसीजन लेना है, अगर उन्होंने मुझे जीता है तो मैं उनसे जुड़ जाऊंगा, उनकी समस्या का निराकरण मैं खुद करूंगा। मैं चाहता हूँ कि लोकल लेवल पे कुछ चीज़ें हो जाए जी, तो इसलिए मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा। जब क्या आपकी मौजूदगी, आपकी उपस्थिति सामाजिक क्षेत्र में तो होती है, लोगों की मदद में भी होती है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से कोरोना महामारी का काल चल रहा है या वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, इसमें भी लोगों की मदद कर पा रहे हैं आप? समाज मतलब मार्च अप्रैल और मई में जी, समाज के कुछ ज़रूरतमंद लोगों की हमने मदद करी है, लेकिन उसमें क्या होता है, हम कभी दिखावा नहीं करते। जी, प्रैक्टिकल मतलब जो चीज़ जिसको चाहिए जी, तो उसको अपन ने करी है हेल्प। जी, सही बात है। बहुतायत में ऐसे लोग हैं जो समाज से जुड़े हैं, वाकई उनका हृदय जो है स्पंदन करता है समाज के उस निर्धन परिवार के लिए जिसे एक वक्त की रोटी की आवश्यकता होती है। और कहीं ना कहीं आप जैसे शख्सियत जो है, आप जैसे जो आइडियल व्यक्तित्व है, वैसी मदद करते हैं। आप देखा जाए तो खेलों की दुनिया से किस तरह से जुड़े, अध्यात्म किस तरह से जुड़े हुए? खेलों में बचपन में मैं कुश्ती खेलता था जी, छठवीं, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मालीवाड़ा में तालीम थी, उसमें मैं सुबह शाम दोनों टाइम कसरत करने जाता था जी, और छोटा मोटा कुश्ती का अखाड़ा में मेरे गांव में जो भी हगामा होता था जी, उस गांव मतलब मेरे गांव में हगामे के दिन में कुश्ती लड़ता था। बिल्कुल। और आध्यात्मिक रूप से किस तरह से जुड़े हुए? देखो, आध्यात्मिक रूप से तो मैं खुद को नास्तिक भी नहीं बोलूँगा और आस्तिक भी नहीं बोलूँगा। मेरी पत्नी है जो पूजा अर्चा करती है और यह ड्यूटी मैं समझता हूँ कि मैंने उसी को दी हुई है। बिल्कुल। मैं केवल 2 मिनट भगवान को नमस्ते करता हूँ, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी होती तो मैं उसके लिए ज़रूर आगे जाता हूँ, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, चाहे रिश्तेदार नहीं हो, बिल्कुल, अननोन पर्सन हो जी, उसको हेल्प, मतलब मेरे दरवाजे पे कोई अगर मदद की आशा से आता है तो भले मुझे 2 रुपया देना हो, लेकिन मैं उसको निराश करके नहीं भेजता हूँ। बिल्कुल, ये मेरा स्वभाव बचपन से है, आज भी है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल सही कहा। और यदि हम बात करना चाहें कि अब आगे कोई गोल है आपका जो उस मिशन पर आप जुटना चाहते हैं? प्रेजेंट टाइम में मेरा गोल है कि मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा आदित्य है, वो मुंबई में आर्किटेक्ट करता है। छोटा बेटा है मेरा आशीष जी, वो लंदन में, मैंने उसको मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के लिए भेजा है जी, आर्थिक दृष्टया मैं कमज़ोर हूँ, जी, लेकिन वैचारिक दृष्टया मेरी सोच बहुत अमीर है। मतलब एक व्यक्ति ऐसी है कि जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ, वो व्यक्ति भी मुझे नहीं पहचानते। जी, जी, लेकिन मैं ये समझ, मतलब मेरे स्टाफ में या मेरे परिवार में भी कुछ लोगों को मैं मजाकिया तौर पे बोलता रहता हूँ। जी, मेरा गोल है, जी, मैं नीता अंबानी जैसा बनना चाहता हूँ। ओके, नीता अंबानी को मैं मिलूंगा जरूर। बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले तो सीएम बने थे शरद पवार महाराष्ट्र के, तो आप उनको रिसीव करने गए थे, वो संस्मरण क्या आपके जीवन का? महाराष्ट्र में अहमदनगर शहर के नगरपालिका अध्यक्ष शंकरराव गुले थे जी, उनके हम कार्यकर्ता थे जी, और उस टाइम मतलब नगराध्यक्ष जो है सीएम को रिसीव करने की परंपरा है आज भी है। तो हम उनके साथ पवार साहब को रिसीव करने में मेरे बचपन के 18, मैं जब 18 साल का था उस टाइम में गया था। बिल्कुल, काफ़ी आपके विचार जो है बहुत सकारात्मक है, काफ़ी सार्थक है और काफ़ी मोटिवेशनल भी है। जिस तरह से आपने कहा कि नीता अंबानी से ज़रूर मिलूँगा, आप शरद पवार जी को पहले ही रिसीव कर चुके हैं, जो कि महाराष्ट्र के एक आइडियल व्यक्तित्व है। कहने कि आपका जीवन भी जो है काफ़ी आदर्श जीवन कहा जा सकता है। आपको सुनने के बाद में कई लोग अपने जीवन में ज़रूर कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे और आपके जैसे ही एक लक्ष्य होकर आगे बढ़ते दिखाई देंगे। रमेश जी, आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आइडियल का आप हिस्सा बने, आइडियल व्यक्तित्व का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह दीर्घायु रहें, आगे बढ़ते रहे और आपके हर लक्ष्य को, हर मुकाम को पाते जाए। आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।